नमस्कार, बढ़ते हैं आज के दो प्रश्नों की तरफ। एक हिस्ट्री से है, एक पॉलिटी से है। तो पहला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चार्टर एक्ट 1853 में सिविल सेवा के सभी पदों को प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से भरे जाने का प्रावधान किया गया था। तो चार्टर एक्ट की बात हो रही है 1853 की, वहाँ पर बात की जा रही है कि वहाँ पर एक तरीके से कंपटीशन एग्जामिनेशन की बात की जा रही है कि सभी जो पद हैं सिविल सर्विस के वो एक तरीके से ओपन कंपटीशन के द्वारा भरे जाएंगे। उसके बाद जो दूसरी ऑप्शन है वो कह रहा है लॉर्ड वेल्जली जो थे उन्होंने एस्टेब्लिश्ड किया फोर्ट विलियम कॉलेज एट हेलबेरी इन 1800 एडी फॉर ट्रेनिंग यंग मैन एंटरिंग दी सिविल सर्विस। तो लॉर्ड वेल्जली ने एक कॉलेज की स्थापना की, कहाँ पर? हेलबरी में 1800 एडी में। किस लिए? कि ट्रेनिंग दी जा सके उन जो सिविल सर्वेंट है जो भारत में अपनी सर्विसेज देने आ रहे थे। चलिए इसको देखते हैं। चार्टर एक्ट के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा। देखिए कई तरह के एक्ट बनाए गए किस तरीके से कंपनी को रूल एंड रेगुलेट किया जाए, तो सभी एक्ट्स को नहीं पढ़ सकते हम। चार्टर एक्ट 1853 को देखते हैं। चार्टर, यहाँ पर दो बातों को ध्यान में रखना है कि एक तो जब कोई एक्ट वहाँ पर बन रहा था तो उसका मकसद क्या था। अब जब 53 का एक्ट बन रहा था तो उससे पहले वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हो रही थी। एक तो 1843 में सिंध जो है वो कब्जे में आ गया था अंग्रेजों के। 1849 के आसपास पंजाब कब्जे में आ गया था। इसी दौरान बर्मा का बहुत सारा हिस्सा, खास करके पेगू वाला एरिया, वो इनके कब्जे में आ गया था। तो यहाँ पर जो कंपनी का जो टेरिटरी थी वो बढ़ती जा रही थी, उसको कंट्रोल करने के लिए एक वहाँ पर ओवरहॉल की ज़रूरत थी। उसी के साथ साथ जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हुआ करता था वही गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल भी हुआ करता था। तो वहाँ पर भी एक क्लैश था कि जब कोई व्यक्ति गवर्नर ऑफ बंगाल रहेगा और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी रहेगा तो उस दोनों के बीच में एक क्लैश रहेगा, इसलिए यहाँ पर ये सारी चीज़ों को देखा जाएगा। और उसी के साथ एक और इशू था कि जो डबल गवर्नमेंट थी, जो कंपनी थी उसके हुआ करते थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। वो सब जो कंपनी के मामले थे उसको कंट्रोल किया करते थे। लेकिन उसी के बीच में 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा वहां पर बोर्ड ऑफ कंट्रोल भी एक बना दिया गया था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो था एक तरीके से डायरेक्ट जो क्राउन है उसके अंतर्गत होता था, यानी कि सरकारी ऑफिसर, वहाँ के सेक्रेटरी, वो सारे इसके मेंबर होते थे। और ये फिर कंट्रोल करते थे मिलिट्री अफेयर, रेवेन्यू अफेयर, सिविल अफेयर जो थे कंपनी के। तो एक तरीके से कंपनी और क्राउन दो तरीके की सरकार चल रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी की जब भारत में एक सत्ता हुआ करती थी। तो इसको डबल गवर्नमेंट कहा जाता है, दोहरी गवर्नमेंट। तो इस डबल गवर्नमेंट को देखिए, यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट हो जाएंगे, यानी कि दोहरी गवर्नमेंट एक चल रही थी। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की जो गिनती थी वो 24 के आसपास थी, और इसलिए जो मेजॉरिटी थी, जो फैसले थे वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो करती थी लगभग वही अप्लाई होते थे। लेकिन क्या वहाँ पर कुछ जो अफेयर्स हैं उनमें धोखाधड़ी की जा रही है, रेवेन्यू सही नहीं बताया जा रहा है, या जो इंग्लैंड है उसको कोई तरीके का फाइनेंशियल लॉस हो रहा है, उसके कंट्रोल के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल हुआ करता था। इन सारे मुद्दों के बीच में 1853 का चार्टर एक्ट पास होता है, और इससे दो तरह के चेंजेस किए जाते हैं। एक तो इंग्लैंड में हमेशा जब भी कोई एक्ट पास हुआ है आप हमेशा देखेंगे वहाँ पर दो उसका फोकस रहेगा। एक तो इंग्लैंड में जो वहाँ पर स्ट्रक्चरल चेंजेस किए जाते थे, जो सत्ता था उसको कैसे बदला जा रहा है। दूसरा भारत में। तो इंग्लैंड में होने वाले चेंजेस की बात करें तो सबसे पहले तो वहाँ पर जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे उनकी गिनती को 24 से घटाकर 18 कर दिया गया, और ऐड कर दिए गए प्लस जो 6 व्यक्ति थे वो नॉमिनी किए जाएंगे किसके द्वारा? क्राउन के द्वारा। तो यहाँ पर एक तरीके से जो डबल गवर्नमेंट थी उसमें भी जो सरकार थी वो हस्तक्षेप कर रही थी। जो टेरिटरी थी उसको भी कोई टाइम पीरियड नहीं दिया गया, नहीं तो पहले के जो एक्ट हुआ करते थे 1833 का था, उसमें कहा गया था कि 20 साल तक आपके पास रहेगी, तभी 1853 में ये एक्ट आया। लेकिन अब कह दिया गया कि जो आपकी टेरिटरी है
वो तब तक आपकी रहेगी जब तक कि पार्लियामेंट चाहेगी, तो नो टाइम लिमिट। तो ये बहुत सारे प्रश्न इस तरीके के आते हैं कि यहाँ पर कोई टाइम लिमिट नहीं थी कब तक उनके पास सत्ता रहेगी। तो यहाँ पर ये चेंज किया गया, यहाँ पर ये चेंज किया गया, और एक और चेंज किया गया, एक पावर दी गई कि नई जो प्रेसिडेंसी है वो बना सकते हैं। इसी के अंतर्गत 1859 में पंजाब में लेफ्टिनेंट गवर्नर की पोस्ट को क्रिएट किया जाता है। इसी एक्ट के अंतर्गत वो प्रावधान था 1859 में। और इसी के अंतर्गत एक और चीज को किया गया। अब यहाँ पर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के ऊपर ही उनका मकसद है। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का पैट्रोनेज क्या था, वो किसी को सिविल सर्विस में नौकरी दे सकते हैं। तो उस चीज को खत्म करने के लिए कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की एक वैल्यू को कम करने के लिए यहाँ पर ओपन कंपटीशन की बात की गई। ओपन कंपटीशन की बात होने का मतलब ये नहीं था कि सभी बराबर हो गए। यहाँ पर बात तो की गई थी कि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी, लेकिन हम समझ सकते हैं कि वो डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ इसलिए थी कि जो नया नया इंग्लैंड का यूथ था उसको भी मौका मिले, ना कि उन्हीं को मौका मिले जो पुरानी एरिस्टोक्रेटिक फैमिली से थे। तो भारतीयों का मौका तो बहुत बाद में आया है। लेकिन अगर प्रश्न आ जाए कि ओपन कंपटीशन की बात भारतीय सिविल सर्विस के संदर्भ में कब होती है, तो 1853 के चार्टर एक्ट में ये बात की जाती है। तो ये सारे चेंजेस इंग्लैंड के तरफ किए गए, इंग्लैंड वाले पोर्शन में जहाँ से रूल होता था। भारत की तरफ अगर देखें तो यहाँ पर जो मेन काम था, जो लॉ मेंबर हुआ करता था, उसको परमानेंट मेंबर बना दिया गया। परमानेंट हो गया। ये परमानेंट किसका हो गया? एग्जेक्टिव काउंसिल का, यानी कि कार्यपालिका का। एग्जेक्टिव काउंसिल में अब लॉ मेंबर एक परमानेंट मेंबर हो गया। और एक और प्रावधान किया गया कि जब ये एग्जेक्टिव काउंसिल बैठेगी लॉ मेंबर के साथ, जब ये लेजिस्लेटिव काम करेगी, कोई कानून बनाने का काम करेगी, तो यहाँ पर इसमें 6 और आदमी ऐड होंगे। यानी कि ये एग्जेक्टिव काउंसिल थी जिसमें लॉ मेंबर परमानेंट हो गया। और अगर ये लेजिस्लेटिव विधायिका के काम करने की बैठेगी, तो यहाँ पर 6 मेंबर और होंगे। और जो 6 मेंबर होने थे उनमें से 2 तो जुडिशरी से होंगे और 4 जो मेंबर होंगे वो होंगे अलग अलग प्रोविंस से। तो जो मेन प्रोविंस थी, एक तो बंगाल हो गई, एक बॉम्बे हो गई, एक हो गई मद्रास, एक हो गई नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस। नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस, यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस नहीं है जो आजकल पाकिस्तान में। नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस वो हिस्सा है जो खास करके वेस्टर्न यूपी वाला हिस्सा, ठीक है, और आगरा वाला हिस्सा, वो नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस उसका नाम है। तो इन 4 प्रोविंस से आदमी आएंगे। लेकिन इससे हुआ क्या, वहाँ पर ये जो मेंबर गए 6, ये अपने आप को समझने लगे कि वाकई में लेजिस्लेटिव काउंसिल है, अब हर चीज़ पूछेंगे हम। तो वहाँ पर भी बहुत क्लैश हुआ। तो जब ये एक्ट पास होता है 1853 का, तो जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? लॉर्ड डलहौजी। तो लॉर्ड डलहौजी के समय में ये सब कुछ होता है। तो ये हमारा पहला पार्ट था, यानी कि वहाँ पर जो बात थी कि ओपन कंपटीशन की, वो एक पॉइंट यहाँ पर सही था। अब दूसरी बात थी कि जो कॉलेज की, तो फिर 2 तरीके की बात है। एक लॉर्ड वेल्जली ने कॉलेज की स्थापना की थी, लॉर्ड वेल्जली ने स्थापना की थी फोर्ट विलियम कॉलेज की कैलकाटा में इन 1800। और कंपनी ने एक कॉलेज की स्थापना की थी, खुद ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1806 में, यानी कि लॉर्ड वेल्जली की सोच के बाद लॉर्ड वेल्जली ने स्थापना की थी कि यहाँ पर उनको लिटरेचर, लैंग्वेज और रिलीजन के बारे में समझाया जाए। वहाँ पर सिविल सर्वेंट आ रहे हैं। कंपनी ने 1806 में इस बात की शुरू की कि वहाँ पर स्थापना की कॉलेज की। कहाँ पर? हैलबेरी में। तो चलिए अब चलते हैं प्रश्न की तरफ। क्या प्रश्न था? तो चार्टर एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बाद तो फिर महारानी का ही, विक्टोरिया का रूल आ जाता है। तो चार्टर एक्ट 1853 में सिविल सेवा के सभी पदों पर प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से भरे जाने का प्रावधान किया गया था।
ये बिल्कुल सही है क्योंकि ओपन कर दिया गया था कंपटीशन को। लॉर्ड वेल्जली ने 1800 ईस्वी में नागरिक सेवा में आने वाले युवाओं के परीक्षण के लिए हेलबेरी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। तो पार्टली ट्रू है, फोर्ट कॉलेज की थी 1800 में की थी, लेकिन हेलीबेरी जो शब्द है ये यहाँ पर नहीं होना चाहिए था। तो इसलिए क्या है, ये स्टेटमेंट हमारी गलत हो जा रही है। तो विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट, केवल 1। तो इसका आंसर है केवल 1। दूसरी स्टेटमेंट हमारी गलत है, और क्यों गलत है वो भी हमने बात कर ली। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है भारत में, क्योंकि ये चर्चा में रहता है। प्रिवेंटिव डिटेंशन वाला जो मामला है वो पिछले कुछ सालों में ज़्यादा बढ़ गया है। बहुत सारी एलिगेशंस लगती हैं गवर्नमेंट की तरफ, लेकिन गवर्नमेंट के पास अपने एक्ट है, उन सब सारी चीज़ों को हम देखेंगे। तो विद द रेफरेंस टू प्रिवेंटिव डिटेंशन इन इंडिया, भारत में निवारक नज़रबंदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो क्या विचार है उसको पढ़ते हैं फिर देखते हैं। किसी एक व्यक्ति द्वारा गैर कानूनी कार्य करने की संभावना को इसका आधार बनाया जा सकता है। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन में क्या है, किसी व्यक्ति द्वारा गैर कानूनी कार्य करने की संभावना, अज्यूम ही किया जा रहा है कि यह व्यक्ति फ्यूचर में जाके कुछ गलत काम करेगा, उसके अंदर उसको आधार बनाया सकता है। क्या ये पॉइंट सही है कि गलत है, इसको देखेंगे। संविधान में निवारक नज़रबंदी के प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन में इस बात का प्रावधान है, प्रिवेंटिव डिटेंशन की बात है। दूसरी स्टेटमेंट है इसकी अधिकतम अवधि 4 महीने हो सकती है। ठीक है, तो 3 स्टेटमेंट है यहाँ पर। अब देख लेते हैं कि क्या है एक्ट। तो भारत में जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, ये बहुत बड़ी बात है। प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन होना, ये भारत की इकलौता डेमोक्रेटिक कंट्री है जहाँ पर डिक्टेटरशिप है। वो तो कुछ भी कर सकते हैं, ईरान में कुछ भी हो सकता है, चीन में कुछ भी हो सकता है, रशिया कुछ भी कर सकता है, लेकिन भारत जो जहाँ पर चुनी हुई सरकार है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेस्ड रिपब्लिक है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, वहाँ पर ऐसा कानून किसी भी और डेमोक्रेटिक कंट्री में नहीं है। अमेरिका में इसका कंसेप्ट ही नहीं है। अमेरिका के पास कोई जानकारी नहीं है प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है। इलीगल तरीके पे कुछ भी कर ले, लेकिन कानून पास करके वो नहीं कर सकते। इंग्लैंड में भी ये सिर्फ तब यूज़ हुआ है जब वर्ल्ड वार 1 और 2 के समय में, लेकिन इंडिया में ये तब भी था जब ब्रिटिश सत्ता थी, और ये उसके बाद भी कॉन्टिन्यूटी में बना हुआ है। तो आर्टिकल 22, आर्टिकल 22 बेसिकली बात करता है 2 तरह की अरेस्ट या डिटेंशन का। अरेस्ट और डिटेंशन एक ही बात है, अरेस्ट कर लेना, डिटेन कर लेना। अरेस्ट और डिटेंशन 2 तरीके की बात करता है। एक बात करता है इंग्लिश में जिसको कहेंगे पुनिटिव, जिसको हिंदी में कह सकते हैं दंडात्मक, और दूसरा है प्रिवेंटिव। तो 2 तरह की डिटेंशन की बात करता है। प्यूनिटिव डिटेंशन का मतलब है कि किसी व्यक्ति ने कोई जुर्म कर दिया है, किसी से कत्ल हो गया है, अब वो हो चुका है, अब उसको सज़ा दी जाएगी। अब उसको पुलिस पकड़ के लेके जाएगी, उसको कोर्ट में पेश करेगी, वो जेल में जाएगा, ट्रायल होगा, उसको सज़ा दी जाएगी। वो तो हो गया प्यूनिटिव डिटेंशन। प्यूनिटिव डिटेंशन और अरेस्ट। एक है प्रिवेंटिव, पहले ही हमने अज्यूम कर लिया कि अब ये व्यक्ति आज क्या करेगा, कुछ ना कुछ ऐसा काम करेगा जिससे देश का नुकसान होगा, कुछ ना कुछ ऐसा काम करेगा, यहाँ पर तोड़फोड़ करेगा, जिसके तहत उसको पहले ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो चलिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है वो देख लेते हैं क्या है दोनों के संदर्भ में, उनको वहीं से पॉइंट बाय पढ़ते हैं ताकि वो आपको बेटर से अच्छे से समझ में आए। तो प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, तो उसमें कई सारे क्लॉज हैं। देखिए जो पहला क्लॉज है ये क्या कह रहा है, नो पर्सन हु इज अरेस्टेड शैल बी डिटेन्ड इन कस्टडी विदाउट बीइंग इन्फॉर्म्ड। जिसको भी, कोई भी किसी भी ऐसे पर्सन को अरेस्ट नहीं किया जा सकता जिसको कि ये ना बताया जाए कि तुम्हें क्यों पकड़ा गया है। As soon as may be of the ground for such arrest, nor shall be denied the right to consult and to be defended by a legal practitioner। तो इसमें 2 चीज़ें आ गई, एक तो उसको गिरफ्तार करते ही बताना पड़ेगा जैसे ही मौका मिले कि क्यों तुम्हें पकड़ा गया, दूसरा उसको लॉयर भी मतलब कि अपना हासिल करने का पूरा हक है कि जल्दी से जल्दी जब वो कर ले, उसके बाद उसको 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के पास पेश करना है। उसमें उस दूरी को
कैंसिल किया जा सकता है। मान लेते हैं कि वो वहाँ जाने का ही रास्ता 10-12 घंटे, खैर वो अब रह नहीं गया दौर, उस समय की बात थी जब कहीं पर नदी थी तो नाव से जाना है, ऊँट से जाना है, घोड़े से जाना है, समय लग रहा है मजिस्ट्रेट के पास पेश करने, वो है नहीं अब। तो 24 घंटे के अंदर अंदर उसको पेश करना है, और अगर मजिस्ट्रेट कहेगा तो वो जेल में जाएगा, या उसको पुलिस कस्टडी मिलेगी या उसको जुडिशियल कस्टडी मिलेगी। दो बातें होती हैं। अगर यहाँ पर अब वो लेकर जाएगा तो उसे या तो पुलिस कस्टडी में मिलेगी कि पुलिस ने रिमांड मांगा है, उसको कहते हैं पुलिस कस्टडी, फिर वो वापस थाने में आ जाएगा, फिर उससे पुलिस पूछताछ करेगी, उसको फिर लेकर जाएंगे मजिस्ट्रेट के पास, वो जितने दिन का उसको रिमांड मिला होगा। अगर जज कहेगा कि नहीं भाई पुलिस कस्टडी की जरूरत नहीं है, ऐसा जुर्म नहीं है, इसको जेल में जाने, तो वो हो जाती है जुडिशियल कस्टडी। वो इनिशियली 14 दिन की होती है, फिर उसको एक्सटेंड करते रहे या उसके बीच में बेल मिल जाए, वो कुछ भी हो सकता है। तो दो तरह की कस्टडी इसके पास चलती है। तो ये तो हो गया सिंपल जुर्म होने के बाद वाला। लेकिन यहाँ से अगली बात शुरू होती है तीसरे से, नथिंग इन क्लॉज 1 and 2 शैल अप्लाई। किसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा? ये सब किसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा? टू एनी पर्सन हु फॉर द टाइम बीइंग इज एन एनिमी एलियन, जो उस वक्त दुश्मन है। दुश्मन यानी कि कोई पाकिस्तानी नागरिक है जिसको हमने डिक्लेयर कर रखा होगी हमारे देश में ये दुश्मन देश से आया हुआ ये दुश्मन व्यक्ति, उसके ऊपर ये अप्लाई नहीं होगा। क्या चीज़? ये वाली 24 घंटे में पेश करने वाली, वहाँ पर इन्फॉर्म करने वाली, उसको लीगल एड प्रोवाइड करनी, ये सब वहाँ पर अप्लाई नहीं होगा। और किसको अप्लाई नहीं होगा? टू एनी पर्सन हु इज़ अरेस्टेड और डिटेन अंडर एनी लॉ प्रोवाइडिंग फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन, यानी कि कोई ऐसा कानून जो उस वक्त लागू हो जो प्रिवेंटिव डिटेंशन को जायज़ ठहरा रहा हो। जैसे कि टाडा था 1985 में, पोटा था 2002 में, मीसा था इमरजेंसी के टाइम पर। ये सारे एक्ट क्या प्रोवाइड करते थे कि भाई प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट लागू है, पकड़ लो। उनके ऊपर ये दो चीज़ें अप्लाई नहीं हो रही, तो आप किसी को पकड़कर कुछ भी कर सकते हो, कहीं भी रख सकते हो। ये चीज़ किसी डेमोक्रेटिक कंट्री में नहीं है, भारत जैसी डेमोक्रेटिक कंट्री में है। उसके बाद फिर आ गया वो कितने दिन के लिए रह सकते हैं। नो लॉ प्रोवाइडिंग फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन शैल ऑथराइज द डिटेंशन ऑफ ए पर्सन फॉर ए लॉन्गर पीरियड देन 3 months। अब वो कह रहा है कोई भी ऐसा कानून, ऐसा नहीं कि इससे हल हो जाएगा, कोई भी ऐसा कानून जो प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए कह रहा है 3 महीने से ज़्यादा का डिटेंशन नहीं कह सकता। ठीक है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? एक एडवाइजरी बोर्ड ऑफ बनानी पड़ेगी कमेटी। एडवाइजरी बोर्ड में कौन होगा? जजेस ऑफ हाई कोर्ट, या जो आदमी क्वालिफाई होता है हाई कोर्ट का जज बनने की, उस क्वालिफिकेशन का व्यक्ति वहाँ पर बैठेगा। वो बताएगा क्या करना है क्या नहीं करना है, इसकी और बढ़ानी है कि नहीं बढ़ानी है। उसके बाद बहुत सारी और बातें इसमें अगर देखें जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। उसके बाद पार्लियामेंट क्या है, कोई और भी लॉ बना सकती है जो इस चीज़ को भी सुपरसीड कर सकता है, यानी कि ये कमेटी वाली बात भी खत्म हो जाएगी। देखिए यहाँ पर देखिए, प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस सब क्लॉज शैल ऑथराइज द डिटेंशन ऑफ एनी पर्सन बियॉन्ड द मैक्सिमम पीरियड प्रिस्क्राइब्ड बाय एनी लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट अंडर सब क्लॉज बी ऑफ क्लॉज 7। तो 7 जिसको हम बाद में देखेंगे, उसके अंदर अगर पार्लियामेंट ने कोई एक्ट बना दिया है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन 12 महीने की होगी, तो फिर ये अप्लाई नहीं होगा। तो फिर कानून कहाँ रह गया? कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ रह गया इसमें? पहले कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है कि 3 महीने का, तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन अगर के ऊपर प्रश्न आएगा तो वो 3 महीने है। लेकिन अगर पार्लियामेंट लॉ बना के उसको ओवर रूल कर देगा तो फिर वो कितने ही महीने हो सकता है। तो कुछ एक्ट्स में 12 महीने तक है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में 12 महीने है जो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 है, या जो अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्टिविटी है यूपीए जिसको 1967 यूएपीए, ये 1967 में बना, अमेंड होता रहा है, 2019 तक अमेंड हुआ है। तो इनके अंदर अलग अलग प्रोविजन है कब तक उसको डिटेन करना है। उसके बाद अगर हम देखें तो वही 7 नंबर क्लॉज आ जाएगा यहाँ पर। फिर ये कुछ भी कर सकते हैं, पीरियड लॉन्गर देन 3 months अंडर एनी लॉ प्रोवाइडिंग फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन विदाउट obtaining the opinion of advisory board in accordance with the provision of sub clause A of clause 4। तो वो बड़ा टेक्निकल सा हो जाएगा। तो पार्लियामेंट जो है वो कोई भी कानून को बना सकता है। तो चलिए प्रश्न की तरफ चलते हैं। जो मेन हमारे पॉइंट्स थे उनको हमने देखा। तो किसी व्यक्ति द्वारा गैर कानूनी कार्य करने की संभावना को इसका आधार बनाया जा सकता है। संविधान में निवारक नज़रबंदी के प्रावधानों का उल्लेख किया गया है, बिल्कुल क्लियरली किया गया है। भारत इकलौता डेमोक्रेटिक कंट्री है जहाँ पर ये किया गया है। इसकी अधिकतम अवधि 4 महीने हो सकती है।
तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न के हिसाब से 3 महीने हैं। अगर पार्लियामेंट कोई लॉ बना देगी तो फिर वो कुछ ही कर सकते हैं, फिर वो सुप्रीम है। उसके ऊपर वहाँ पर साफ लिखा है कि जो 7 क्लॉज के अंदर, जो 7 नंबर क्लॉज था उसके अंदर जो पार्लियामेंट करेगी, फिर वो तीसरा जो क्लॉज है एडवाइजरी बोर्ड वाला वहाँ पर अप्लाई नहीं हो रहा। रूटीन में एडवाइजरी बोर्ड अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या बनेगा आंसर? यहाँ पर उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो 3 तो हमारा गलत है, तो आंसर हो जाएगा 1 और 2। तो 1 और 2 हमारा आंसर हो गया। तो ये थे 2 इम्पॉर्टेंट प्रश्न, एक हिस्ट्री से एक पॉलिटी से। ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट प्रश्नों के साथ, टॉपिक के साथ मिलते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।